हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आपको स्वास्थ्य पर देखने के लिए मिलेगा कि स्वास्थ्य में क्या क्या, हम कहाँ से स्वास्थ्य में हमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इन सब पे क्या है आज के हमारे क्वेश्चन है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? पर्पज ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य निम्न में से कौन कौन सा है? ए ऑप्शन आपका नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर को उच्च बनाना, बी ऑप्शन आपका स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम का प्रचलन करना, और डी सी ऑप्शन आपका स्वास्थ्य संगठन कार्यक्रमों की लोगों को जानकारी देना, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर को उच्च बनाना, बिल्कुल सही बात है कि नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर को, हमारे जो स्वास्थ्य है, हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो क्या करता है? प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की कोशिश करता है। अनेक प्रकार की आपकी योजनाएं लॉन्च होती है। स्वास्थ्य से संबंधित हर एक बजट में हमारी क्या होती है? योजनाएं प्रस्तुत की जाती है, और हमारा बजट जो होता है वो स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा क्या होता है? प्रस्तुत होता है। तो ये क्या है? ये भी हमारे स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा बनाता है। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम का प्रचलन करना, स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे एएनएम के द्वारा, आपकी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में आपके जो होते हैं वो गवर्नमेंट जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से क्या होते हैं? आपके कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका स्वास्थ्य संगठन कार्यक्रमों की लोगों को जानकारी देना। स्वास्थ्य से संबंधित जो संगठन है, जैसे आपका WHO हो गया, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, तो इस प्रकार के जो संगठन है, जब तक लोगों को उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक क्या है, वो उससे रिलेटेड नहीं होंगे, उससे जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य आपका क्या है? नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर को भी ऊंचा बनाना, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम का प्रचलन भी करना, और स्वास्थ्य संगठन कार्यक्रमों की लोगों को जानकारी देना। यह भी क्या है? इसका संबंध है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? क्या बात कर रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1956 में, 1957 में, 1988 में, या 1990 में? 1956, 1957, 1988, 1990। तो जो है ये केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की बात करते हैं, तो यह जो स्थापना है वो 1956 में की गई थी। 1956 ईस्वी में यह क्या की गई थी? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मतलब जिनका जो मेन होते हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मेन होते हैं, उस स्वास्थ्य अधिकारी को हम किस नाम से जानते हैं? तो चिकित्सक के नाम से जानते हैं, परिचारिका के नाम से जानते हैं, सिविल सर्जन के नाम से जानते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जो होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम जो है वो सिविल सर्जन के नाम से जानते हैं। इन्हीं के संरक्षण में जो वहां पे जिस स्थान पर ये रहते हैं, उस स्थान पे जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं, या जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे दवाओं का आना, दवाओं का ले जाना, मरीज को कैसे देखभाल करना, उनको क्या डाइट प्लान करना, किस प्रकार के सारे कार्यक्रम जो होते हैं वो इन्हीं के संरक्षण में क्या किए जाते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन्हें हम सिविल सर्जन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम सिविल सर्जन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम सिविल सर्जन के नाम से जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, चिकित्सालय के इंचार्ज को निम्न में से क्या कहा जाता है? जो चिकित्सालय होते हैं उसके जो इंचार्ज होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर के नाम से जानते हैं, सुपरिटेंडेंट के नाम से जानते हैं, नर्स के नाम से जानते हैं, या दाई के नाम से जानते हैं? डॉक्टर के जो इंचार्ज होते हैं, चिकित्सालय के जो इंचार्ज होते हैं,
जिनके माध्यम से या जिन्हीं के द्वारा पूरा चिकित्सालय की देखभाल की जाती है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो उन्हें हम डॉक्टर के नाम से जानते हैं, सुपरिटेंडेंट के नाम से जानते हैं, नर्स के नाम से जानते हैं या दाई के नाम से जानते हैं। तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम सुपरिटेंडेंट के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य स्वास्थ्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? क्या है क्वेश्चन की राज्य स्वास्थ्य विभाग जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1952 में, 1953 में, 1955 में, 1959 में। राज्य स्वास्थ्य विभाग की स्थापना की अगर बात करते हैं तो राज्य स्वास्थ्य विभाग की स्थापना की जो है वो कब की गई थी? तो वह 1959 में। प्रत्येक राज्य में क्या है, अलग अलग स्वास्थ्य का विभाग होगा। जैसे हमारे यूपी में है तो अलग है स्वास्थ्य विभाग, एमपी में आपके अलग स्वास्थ्य विभाग है आपका जो है, बट क्या है जो केंद्र है, केंद्र से जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलग होता है, बट जो हमारा यूपी है वहां से अलग होगा, जो हमारा एमपी है वहां से अलग होगा, जो हमारा केरल है वहां पे अलग स्वास्थ्य विभाग होगा। सबसे ज्यादा अगर स्वास्थ्य विभाग की अच्छी क्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे अच्छा जो स्वास्थ्य विभाग है आपके केरल राज्य का है। हमारे यहाँ क्या है, केरल राज्य का जो है वो स्वास्थ्य विभाग सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, बट क्या है, और जो अलग अलग क्षेत्र हैं, सारे क्षेत्रों में क्या होता है, अलग अलग स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, बट क्या कह रहे हैं कि राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर तो स्थापना पहले ही हो चुकी थी, बट राज्य स्तर पर अलग अलग स्टेट के लिए जो स्थापना हुई थी वह स्थापना आपकी क्या हुई थी? 1959 में हुई थी। कब हुई थी आपकी? तो 1959 में यह स्थापना आपकी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य मतलब हम खुद को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, खुद की बॉडी को, खुद के पर्सनल हेल्थ की बात कर रहा है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, शरीर को आकृति प्रदान करना, हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? शरीर को आकृति प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है कि अगर शरीर की आकृति हमको अच्छी प्रकार से अपनी आकृति को बनाए रखना है तो इसका मतलब है कि हमको फुल्ली न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए। अपने डाइट प्लान में हर एक न्यूट्रिएंट्स को क्या करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए। जैसे हमारे जो आरडीए ने डाइट प्लान फिक्स कर रखा है कि कितनी हमको प्रोटीन चाहिए, कितनी हमको वसा चाहिए, कितनी हमको जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना हमको रफेज चाहिए, कितना हमको आयोडीन चाहिए, कितना हमको जितनी भी हमारी बॉडी को नीड्स होती है, हमको प्रतिदिन अपने आहार में उन सब चीजों को क्या करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए। पहली बात तो किसके अकॉर्डिंग, लिंग के अनुसार, और जो हमारी उम्र है उसके अनुसार भी क्या है, डाइट प्लान को अपने सम्मिलित करना चाहिए। जब डाइट प्लान हमारा अच्छा होगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये शरीर है वो कहीं ना कहीं आपका अच्छी प्रकार से कार्य करेगा। शरीर को गति प्रदान करने के लिए अगर हमारा डाइट प्लान अच्छा है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अच्छी प्रकार से एक्टिविटी कर सकेंगे, क्रियाकलाप कर सकेंगे, हर एक क्रियाकलाप में क्या करेंगे, भाग ले सकते हैं। बट अगर हमारे स्वास्थ्य का अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, और हम हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम किसी भी प्रकार के हमारे शरीर को गति में, उठने में, चलने में, फिरने में, दौड़ने में, किसी भी प्रकार का क्रियाकलाप करने में दिक्कत महसूस होगी। ठीक है, कैल्शियम को संचित करना, जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा संचित होगी तो हमारी बोन्स जो है वो कैसी होगी, मजबूत होगी। जितनी मात्रा में कैल्शियम हमारे शरीर में संचित है इसका मतलब है कि हमारा बोन फॉर्मेशन अच्छा होगा। कैल्शियम की मात्रा में हमारे दांत अच्छे होंगे, हमारी हड्डियां अच्छी होंगी। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सभी हमको क्या करना है, पर्सनल हेल्थ के लिए ध्यान में रखना होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, शिशु को पहले वर्ष में दिए जाने वाले प्रतिरोधक टीके हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रतिरोधक टीका है जो हम शिशु को पहले वर्ष मतलब जन्म के 1 वर्ष में उससे यह क्या किया जाता है, दिया जाता है? ट्रिपल एंटीजन है, पोलियो ड्रॉप्स है, बीसीजी का टीका है, या इनमें से सभी? शिशु को पहले वर्ष में जैसे ही शिशु जन्म लेता है तो शिशु जन्म लेने के सबसे पहला 24 घंटे के अंदर जो लगाया जाने वाला टीका है वह टीका आपका कौन सा है? आपका बीसीजी का टीका है।
किस टीका के नाम से हम उसे जानते हैं? तो उसे BCG के टीके के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। शिशु को सबसे पहला प्रथम लगाया जाने वाला आपका टीका BCG का टीका है। और क्या है इसमें, जो रोग प्रतिरोधक, और ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करता है। मतलब टीके का, वैक्सीनेशन का कार्य है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और उस रोग से लड़ने के लिए हमारे अंदर जो जीवाणु है उनको बरकरार बनाए रखना, यही क्या होता है आपका। इसीलिए 5 वर्ष तक शिशुओं को क्या किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। आपका कार्ड बनता है, उस कार्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार, DPT हो गया, बहुत सारे ऐसे टीकाकरण क्या होते हैं आपके कराए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रिपल एंटीजन भी आपको दिया जाता है, पोलियो ड्रॉप्स भी आपको दी जाती है, और क्या है, BCG का टीका भी क्या किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से सभी क्या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, रोगी के कमरे में किस प्रकार का प्रकाश होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसके कमरे में कैसा प्रकाश होना चाहिए? ए ऑप्शन आपका हरा है, बी ऑप्शन आपका लाल है, सी ऑप्शन आपका दूधिया है, और डी ऑप्शन आपका रंगहीन है। अगर कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है तो उसका जो प्रकाश, लाइटिंग, चूंकि लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर व्यक्ति क्या है, इस प्रकार से किसी भी प्रकार के रोग का क्या है, प्रभावित है, रोग से प्रभावित है, तो उसका जो कमरे का जो प्रकाश होता है, वो कमरे का प्रकाश आपका कैसा, किस रंग का होना चाहिए? तो दूधिया कलर का होना चाहिए। ठीक है, ना ज्यादा बहुत हरा भी नहीं होना चाहिए। हरा जो रंग होता है वो कैसा, शांति का भले ही प्रतीक हम इसके मानते हैं, या हम इसे प्रश्न वो सारी चीजें मानते हैं, बट क्या है, रोगी के लिए परफेक्ट कलर नहीं होता। रोगी के लिए जो परफेक्ट कलर होगा प्रकाश का, वो आपका क्या है, दूधिया कलर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, रोगी के पलंग पर चादर बिछाई जानी चाहिए, किस कलर की? है ना, रोगी के पलंग पर हम देखते हैं तो चादर, क्या जैसे हॉस्पिटल वगैरह में हम जाते हैं तो क्या है, वहां पे देखते हैं क्यों बिछाई जाती है रोगी के चादर पर, रोगी के पलंग पर चादर कैसी बिछानी चाहिए? ए ऑप्शन आपका गहरे लाल रंग की, बी ऑप्शन आपका हरे रंग की, सी ऑप्शन आपका काले रंग की, और डी ऑप्शन आपका क्या है, सफेद रंग की। तो रोगी के पलंग पर जो हम चादर बिछाते हैं वह चादर किस रंग की होती है, आपकी सफेद कलर की होती है। ठीक है, व्हाइट रंग की जो हमारी ये चादर होती है वो कैसी होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, रोगी के कमरे में आवश्यक विशेषता होनी चाहिए, मतलब आवश्यक वस्तुओं की विशेषता होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए जो है वो उसके कमरे में, रोगी के कमरे में किस किस चीज की आवश्यकता होनी चाहिए? ए ऑप्शन आपका सामान्य चारपाई, बी ऑप्शन आपका स्प्रिंग कसा हुआ पलंग, और सी ऑप्शन आपका तख्त वाला पलंग, और डी ऑप्शन आपका क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रोगी के कमरे में जो आवश्यकता होती है, विशेष आवश्यकता होती है, वो किसकी होती है? तो स्प्रिंग द्वारा जो कसा हुआ पलंग होता है उसकी आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा होती है। जो स्प्रिंग के थ्रू कसा हुआ जो पलंग होता है उसकी आवश्यकता क्या होती है, इसमें ज्यादा होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, रोगी के शरीर पर सया घाव हो जाते हैं, क्या है कि रोगी के शरीर पर सया घाव हो जाते हैं, किस कारण होते हैं? उसके कारण की बात पूछ रहा है, रीजन क्या होता है उसका? एक विशेष बीमारी के कारण, लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण, बिस्तर के खराब होने के कारण, या उपर्युक्त सभी कारण। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? तो रोगी के शरीर पर सया घाव मतलब क्या है, जब रोगी व्यक्ति है या कोई व्यक्ति जिसका मतलब जो उठ बैठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, तो वो क्या कंटिन्यू बेड पे ही पड़ा रहेगा। और जब बेड पर पड़ा रहता है तो इसका मतलब है कि लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उसके जो पार्ट्स हैं, अंग है, वहां पर घाव हो जाते हैं। और घाव होने के कारण, क्योंकि वो उठ बैठ चल फिर नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि उसके घाव हो जाते हैं, और ये घाव होते हैं बहुत खतरनाक घाव होते हैं। ठीक है, ये इसके इलाज में काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जल्दी इसका इलाज नहीं होता, और बहुत मतलब दिक्कतें होती हैं इसमें। जैसे अगर किसी का बोन, ये क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, तो रीढ़ की हड्डी टूटने का मतलब है कि इसमें किसी प्रकार का व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं चलता कि उसको क्या। इस प्रकार के रोगी जो होते हैं, इसमें इन लोगों में सया घाव देखने के लिए ज्यादा मिलता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12,
ड्रा सीट का अर्थ है, किसकी बात कर रहा है? ड्रा सीट का क्या अर्थ है? बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, रबड़ की चादर, रबर या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली छोटी चादर, या पहले दिन की गंदी चादर। किसकी कह रहा है? ड्रा सीट की का क्या अर्थ है? तो बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर नहीं, बिस्तर पर बिछाई जाने तो नॉर्मली हम इसको क्या करते हैं? बिछा देते हैं। रबर की चादर भी नहीं होती। यह जो चादर होती है, ड्रा सीट जो होती है, यह रबर या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली क्या होती है? छोटी चादर होती है। जैसे कोई रबड़ है या मोमजामा है, उसके ऊपर बिछाई जाने वाली ये कैसी चादर होती है? छोटी चादर होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, रोगी के कमरे में आवश्यक फर्नीचर हैं। कौन कौन से फर्नीचर रोगी के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। ए ऑप्शन आपका पलंग है, मेज है, कुर्सी है तथा अलमारी है। बी ऑप्शन आपका पलंग है, अलमारी है तथा मेज है। सी ऑप्शन आपका अलमारी है, मेज है तथा रैक है। और डी ऑप्शन आपका कुर्सी है, मेज है तथा रैक है। तो रोगी के कमरे में जो आवश्यक फर्नीचर होते हैं, वो आवश्यक फर्नीचर जो होते हैं वो क्या होता है आपका? तो वह आपका पलंग है, मेज है और कुर्सी तथा अलमारी होनी चाहिए। सोने के लिए पलंग होनी चाहिए, दवा वगैरह रखने के लिए क्या है? आपकी मेज होनी चाहिए। कुर्सी जो होती है वो बैठने के लिए होनी चाहिए, और अलमारी जिसमें आपके फ्रूट्स वगैरह इन सारी चीजों को, या उस रोगी के कुछ कपड़े वगैरह जो निकलते हैं उसको हम अलमारी में, कबर्ड में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो इसके लिए इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पलंग, मेज, कुर्सी तथा अलमारी ये है क्या है? आवश्यक फर्नीचर रोगी के कमरे में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, सया क्षति का उपचार निम्न में से कौन सा है? यह घाव जब लंबे समय तक, इसके पहले मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें आपको बताया है कि लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण क्या है? आपका सया घाव हो जाता है। तो उस सया घाव में हम निम्न में से कौन सा उपचार करते हैं? सेक करना, रिंग कुशन लगाना, बर्फ लगाना या सभी लगाना। तो इस जो सया घाव से जो उपचार किया जाता है उसमें क्या लगाया जाता है? तो उसमें आपका रिंग कुशन जो होता है वो क्या किया जाता है? लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है इसमें? रिंग कुशन क्या किया जाता है? लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक से उठ बैठ ना सकने वाले रोगी के लिए कैसा बिस्तर उपयुक्त होता है? जो व्यक्ति क्या है आपका ठीक से उठ बैठ नहीं सकता, ठीक है, कंटिन्यू वो बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, उसके लिए हमें किस प्रकार के बिस्तर का प्लान करना चाहिए? किस प्रकार के बिस्तर जो होते हैं वो उपयुक्त माने जाते हैं? सामान्य बिस्तर उपयुक्त माने जाते हैं, कंबलों का बिस्तर उपयुक्त माना जाता है, विशेष बिस्तर उपयुक्त माना जाता है, या सिलवट युक्त बिस्तर जो हो उपयुक्त माना जाता है? तो ठीक से उठ बैठ ना सकने के वाले रोगी के लिए नॉर्मल बिस्तर तो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो उठ बैठ नहीं पा रहा है। तो हो सकता है अगर हम नॉर्मल बिस्तर यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि रोगी व्यक्ति को कहीं ना कहीं घाव हो जाएगी, सया घाव, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है? उठ बैठ नहीं सक पा रहा है। तो इसका मतलब है कि उसके लिए हमें किसका यूज करना चाहिए? विशेष प्रकार के बिस्तर का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के बिस्तर का? तो विशेष प्रकार का जो बिस्तर होता है उस बिस्तर का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, कंबलों का बिस्तर किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? किसका भी बात कर रहे हैं कि कंबल, जो हमारे कंबल होते हैं उसका बिस्तर जो है वो हम इसमें से कौन से ऐसे रोग हैं जिससे पीड़ित व्यक्ति के लिए हम करते हैं? ए ऑप्शन आपका सया क्षति है, बी ऑप्शन आपका गठिया है, सी ऑप्शन आपका अस्थिभंग है और डी ऑप्शन आपका शल्य क्रिया है। तो जो है हम किससे कंबलों का बिस्तर का योग और बिस्तर का जो यूज है हम किससे? गठिया रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं इनके लिए हम क्या करते हैं ताकि इनके जो अंग है उस अंग को ये क्या कर सके? गर्म रख सके। क्यों किया जाता है कंबलों का बिस्तर? क्योंकि गठिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के जो अंग है, प्रभावित अंग है, उस अंग को क्या किया जा सके? गर्म रखा जा सके। इसलिए कंबलों के बिस्तर को क्या किया जाता है? प्रयोग में लाया जाता
है, जो कंबलों का बिस्तर है, इसलिए इसमें क्या होता है, इनको प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रेड कैंडल का प्रयोग करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ब्रेड कैंडल जो होता है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, किस रोगी के लिए ब्रेड कैंडल का प्रयोग किया जाता है, गठिया के रोगी के लिए, सया घाव के रोगी के लिए, दमे के रोगी के लिए, या जल के रोगी के लिए। ठीक है, किस रोगी के लिए हम ब्रेड कैंडल का यूज करते हैं, तो ब्रेड कैंडल का यूज जो होता है वो यहाँ पे आपका जले होगा, क्या होगा आपका, यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो है वो जले के रोगी के लिए। ठीक है, किसके लिए, जले के रोगी के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें से किसका है, गठिया के रोगी के लिए नहीं, बल्कि हम किसके रोगी के लिए करते हैं इसका यूज, तो जले के रोगी के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो जले के रोगी के लिए हम ब्रेड कैंडल का यूज करते हैं। आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल वगैरह में ऐसे रिंग सी बनी होती है, और उस रिंग के अंतर्गत, क्योंकि रोगी व्यक्ति को कपड़ा पहनना नहीं होता, और जब कपड़ा नहीं पहनना होता है तो इसका मतलब है कि उसको उसकी बॉडी पे ऐसे कोई चीज पदार्थ कोई वस्तु ना रखी जाए जिससे उसके रगड़ लगे और रोगी व्यक्ति परेशान हो। इसलिए जले के व्यक्ति के लिए रिंग का क्या है, जगह जगह आप देखते होंगे, कभी भी आप सर्च करिएगा उसमें दिखेगा, तो क्या है वहां पे हमें क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, रबर सीट का उपयोग रोगी के बिस्तर पर किया जाता है, रबर सीट का उपयोग किस रोगी के बिस्तर के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सया घाव को ठीक करने के लिए, बी ऑप्शन आपका बिस्तर को गर्म करने के लिए, सी ऑप्शन आपका दमे के रोगी के लिए, और डी ऑप्शन आपका रोगी के मल मूत्र से बिस्तर को सुरक्षित रखने के लिए। रबर सीट का हम किस लिए प्रयोग करते हैं, तो रबर सीट की बात अगर हम करते हैं तो रबर सीट को रोगी के मल मूत्र से बिस्तर को सुरक्षित रखने के लिए। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे जो पैरालाइज हो जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि हम कब जो है वो कब हमको मल त्याग करना है, कब हमको मूत्र का त्याग करना है, कुछ भी उनको पता ही नहीं चलता। तो ऐसे लोगों के बिस्तर को क्या है, मलमूत्र से सुरक्षित रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रबर सीट का प्रयोग करते हैं। किसका यूज किया जाता है, तो ऐसे लोगों को जो है वो सुरक्षित रखने के लिए, रोगी को सुरक्षित रखने के लिए किसका, रबर सीट का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, पीठ में फोड़ा हो जाने पर निम्न में से किस कुशन का प्रयोग करना चाहिए। इसके पहले हमने आपको कराया है कि पीठ में अगर फोड़ा, दैट मीन्स अगर सयागा, इसका क्वेश्चन ही ये का सेंस यही है कि अगर पीठ में फोड़ा हो गया है तो इसका मतलब है कि सया घाव हो गया है, उसमें किसका प्रयोग करना चाहिए, रिंग कुशन का प्रयोग करना चाहिए, रुई का गद्दा का प्रयोग करना चाहिए, सादा कुशन का प्रयोग करना चाहिए, या इनमें से किसी का नहीं। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग करना चाहिए, तो रिंग कुशन का क्या करना चाहिए, आपका प्रयोग करना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसका हम प्रयोग करते हैं, तो रिंग कुशन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक गृह परिचारिका का अनिवार्य गुण है, गृह परिचारिका मतलब जो घर में रहकर, ऐसी स्त्री जो घर में रहकर क्या है, रोगी व्यक्ति की देखभाल करती है, उसे हम गृह परिचारिका के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उसमें किस गुण का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो शिक्षा है, ए ऑप्शन आपका शिक्षा है, बी ऑप्शन आपका सहनशीलता है, सी ऑप्शन आपका मृदुभाषी है, और डी ऑप्शन आपका क्या है, ऑल ऑफ दीज है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षित है, अगर शिक्षित है तो उसे हर प्रकार का नॉलेज होगा। नॉलेज मतलब वो दवाओं के बारे में, दवाओं की जो डोजेज है उसके बारे में पढ़ पाएगी, कौन सी दवा कब देनी है इसके बारे में उसे जानकारी हो पाएगी। सहनशीलता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या है, रोग होने पर वो काफी चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करने लगते हैं, जिसमें क्या अगर सहनशीलता नहीं रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भी चिड़चिड़ी हो जाएगी, चिल्लाएगी। ठीक है, तो उस समय उसको सहनशीलता, पेशेंस की जरूरत होती है, उसमें पेशेंस भी पर्याप्त रूप में होना चाहिए। मृदुभाषी होना चाहिए, बिल्कुल एकदम ऐसा बोलना चाहिए कि उसको बोलने पे रोगी व्यक्ति उसकी आवाजों को सुनकर क्या हो, खुद ही वो समझ सके कि हमको क्या है, मतलब उसको बोलने पे अच्छा लगे कि हाँ इसने जो भी बोला है वो अच्छा बोला है। ठीक है, मतलब मृदुल स्वभाव का होना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए,
परिचारिका नर्स होती हैं जो देखभाल करती हैं, उनको किस किस चीज का ज्ञान होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका विभिन्न रोगों की दवाइयों का, विभिन्न रोगों का प्राथमिक चिकित्सा का, या उपयुक्त सभी। ठीक है, जो परिचारिका होती है, जो नर्स होती है, मुख्य की बात कर रहा है क्वेश्चन को, आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, बट आप अगर ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। परिचारिका को परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए, किस चीज का ज्ञान होना चाहिए। ए ऑप्शन है विभिन्न रोगों की दवाइयों का, बी ऑप्शन आपका विभिन्न रोगों का, सी ऑप्शन आपका प्राथमिक चिकित्सा का, और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी का। विभिन्न रोगों की दवाइयों का ज्ञान जो है वो चिकित्सक को होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो क्या है, विभिन्न रोगों की दवाइयों का ज्ञान ये किसको होता है, जो चिकित्सक होता है उसको होता है। विभिन्न प्रकार के रोगों का ज्ञान वो भी चिकित्सक को ही होता है कि किस प्रकार के रोग में हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना है, कौन सी दवाई देना है। बट प्राथमिक चिकित्सा का जो ज्ञान होता है, जैसे बैंडेज करना, सिरिंज लगाना, सुई लगाना, या जिसे हम क्या करते हैं, या अगर रक्त बह रहा है तो उसको अच्छे से, मतलब प्राथमिक चिकित्सा का जो ज्ञान होता है वो परिचारिका को अच्छे प्रकार से होना चाहिए, मतलब ज्ञान होना चाहिए। बाकी ये जो दोनों ऑप्शन है ये चिकित्सक के गुण होते हैं, या ना कि परिचारिका के। परिचारिका क्या करती है, वो रोगी व्यक्ति जो होते हैं उसकी देखभाल ही तो करती है। डॉक्टर के संरक्षण में रह के वो क्या करता है, जैसे बैंडेज खोलना, बैंडेज बांधना, या जो है वो साफ करना, साफ सफाई रखना, इस प्रकार के जो कार्य है वो क्या किसके द्वारा किया जाता है, तो परिचारिका के द्वारा किया जाता है। ये रहे हमारे आज की क्वेश्चन की श्रृंखला। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।